Hello dear students, in this video we discuss about a chapter 9 textbooks exercise. So before we starting our exercise, let's we recall that means what we are learning in this chapter and what the topics that we are discussed. So we discussed about the first, that is Sangam age. In that we discussed about the Sangam literature. Then we discussed about Tamilkam, and in Tamilkam we discussed about the most three important dynasty, Chola, Chera and Pandyas, then Satavahanas and invasions from the northwest. After that we learn about the trade routes over a sea and a lands. Then most important land route is a Silk route, and the last one is a spread of the Buddhism. So स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म टॉपिक जो है उसके अंदर हमने दो पंथ के बारे में डिस्कस किया था, महायान और हीनयान, यानी कि बुद्धिज़्म जो है वो इन दोनों में डिवाइड हो गया था. सो नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज टेक द करेक्ट ऑप्शंस. They give us a three option, one of them is a right and we have to put the right on that option. ठीक है. First MCQ, which dynasty of India used a metronymical system to identify themselves in their inscriptions? मेट्रोनिमिकल सिस्टम का मतलब होता है ऐसे सिस्टम जहाँ सन के आगे अपनी माता का नाम लगता हो. तो ये सिस्टम जो है वो हमें कौन सी डायनेस्टी है जिसमें देखने को मिलती है? तो ऑप्शन है मौर्यंस, सतवाहनास एंड पल्लव. तो आंसर इज सतवाहना. एग्जाम्पल है गौतमी पुत्र शतकर्णी. तो शतकर्णी जो थे वो गौतमी पुत्र थे, तो गौतमी उनका मदर का नाम था, तो दैट्स वाई सतवाहनास. सेकेंड, टू इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑन अ वेस्टर्न कोस्ट, यानी वेस्टर्न कोस्ट के दो इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स जो है उसका नाम हमें बताना है. तो भारी गुक्चा सोपारा, बी एरिका मेदू एंड कावेरी पत्तिनम, या सी तमरालीपति एंड मदुराई. सो आंसर विल बी ए, भारी गुक्चा एंड सोपारा. थर्ड वन, द सिल्क रूट इज द नेम गिवन टू, यानी सिल्क रूट नाम जो है वो क्यों दिया गया? A group of artisans who discovered how to make a silk from a silkworm. B. A land trade routes used by traders to carry a Chinese products through Western Asia. And C. The trade routes between Rome and India. तो इसका आंसर है बी. इसका नाम सिल्क रूट इसलिए पड़ा था क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को जो है वो चाइना से सेंट्रल एशिया में ले जाया जाता है और मोस्टली इसमें सिल्क जो था वो बहुत ज़्यादा डिमांड में था. दैट्स वाई इस रूट का नाम सिल्क रूट पड़ा. नाउ वी डिस्कस द फोर्थ MCQ. रोमन्स पेड फॉर इंडियन गुड्स विथ ए गोल्ड, बी सिल्क या थ्री सिल्वर्स, यानी रोमन्स हमारे पास से जो भी चीज़ें ले जाते थे उसके लिए वो किस तरीके से पेमेंट्स करते थे? गोल्ड कॉइन्स देते थे, सिल्वर्स देते थे या फिर सिल्वर कॉइन्स देते थे. आंसर विल बी ए, गोल्ड कॉइन्स. रोमन्स गिव अस गोल्ड कॉइन्स. In the fourth Buddhist council, Buddhism split into this two group, यानी जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई ड्यूरिंग द कनिष्क, द कुशन की, तब बुद्धिज्म के दो कौन से ग्रुप जो है वो स्प्लिट हुए? तो ए वज्रयान एंड हीनयान, बी हीनयान एंड महायान, या सी महायान एंड अभियान. तो आंसर विल बी बी, हीनयान एंड महायान. Now we discuss a second exercise. State whether the following statements are a true or a false and rewrite the statements to correct them. यानी जो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स दिए गए उसको हमें करेक्ट करना है और स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो हमें सिर्फ बताना है. उरेयूर वॉज द कैपिटल ऑफ अ पांड्या, यानी कि उरेयूर जो था वो पांड्या का कैपिटल था, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. मदुराई वॉज द कैपिटल ऑफ द पांड्या. Second, Satavahanas king called themselves Lord of a दक्षिण पंथ, यानी सतवाहनास जो थे वो खुद को दक्षिण पंथ के लॉर्ड मानते थे, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Third one, the Mahayan sect did not like the worship of a Buddha in the form of an idol, so this statement is false. हीनयान सेक्ट डिड नॉट लाइक द वर्कशिप ऑफ अ बुद्धा इन द फॉर्म ऑफ अ आइडल, यानी महायान जो थे
वो बुद्धिज्म को आइडल मान के पूजते थे, बट हिनियन जो थे, जो ऑर्थोडॉक्स बिलीव थी, वो बुद्ध भगवान को एक ग्रेट सोल मानते थे, ना कि एक कोई गॉड या फिर आइडल मान के पूजा करते थे। फोर्थ वन, कारिकल बिल्ट द कल्लानाई डैम, यानी कल्लानाई डैम जो है वो कारिकल किंग जो थे उन्होंने बनवाई थी। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फेहान वॉज अ रोमन ट्रैवलर, यानी फेहान जो थे वो रोमन ट्रैवलर्स हैं, तो ऑब्वियस है नाम से ही पता चल जाता है कि इज नॉट रोमन। सो फेहान वॉज अ चाइनीज पिलिग्रिम, सो दिस स्टेटमेंट इज false. Now we discuss exercise 3. Answer the following in a one sentence, यानी अब जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर हमें वन सेंटेंस में देने हैं. So let's we discuss the first one, that is which Chola king attacked Sri Lanka and occupied the part of it, यानी चोला किंग में वो कौन थे जिन्होंने श्रीलंका पर अटैक किया और उनके कुछ पार्ट जो है ऑक्यूपाइड यानी जीते. Karikal, the most powerful Chola king, attacked Sri Lanka and occupied a part of it. यानी करिकाल जो थे चोला किंग में सबसे पावरफुल थे, उन्होंने श्रीलंका पर अटैक किया और उसके कुछ पार्ट है वो ऑक्यूपाइड किए. नाउ वी डिस्कस अ सेकंड क्वेश्चन. Which earliest rulers of India were the first to mine gold coins bring the portrait of their kings, यानी इंडिया में ऐसे पहले कौन से रूलर्स थे जिन्होंने मिंट द गोल्ड कॉइन्स और पोर्ट्रेट्स ऑफ देयर किंग्स जो है वो बनवाए थे. तो लेट्स वी डिस्कस दिस आंसर. द इंडो ग्रीक्स वर द अर्लीस्ट रूलर्स टू माइंड द गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया एंड ब्रिंग द पोर्ट्रेट्स ऑफ देयर किंग, यानी इसका आंसर है इंडो ग्रीक जो थे उन्होंने माइंड द गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया. Question 3. Which nomadic tribes from the Central Asia invaded northwestern part of an ancient India? That means Central Asia के कौन से nomadic tribes थे जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर आए थे. इन्वेडेड का मतलब जिनका आगमन हुआ था. तो नाउ वी डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. The Saks or the Scythians were the nomadic tribes who invaded नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ एंशियंट इंडिया, यानी सक्स जिसे सेथियंस भी कहा जाता है, ये डायनेस्टी जो थी वो नॉमेडिक ट्राइब से सेंट्रल एशिया की और भारत के नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट में आए थे एंशियंट टाइम पर. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4. नेम द मोस्ट वेल नोन कुशन रूलर्स, यानी कुशन रूलर्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर या फिर सबसे ज़्यादा फेमस जो थे, जो वेल नोन सिंस के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन और सब कुछ बहुत अच्छा था, ऐसे किंग का नाम बताइए. कनिष्क इज द मोस्ट वेल नोन कुशन रूलर, यानी सभी कुशन रूलर्स जो थे उसमें से कनिष्क जो थे वो सबसे ज़्यादा अच्छे रूलर्स माने जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. विच चाइनीज पिलिग्रिम visited India in the beginning of a 4th century, यानी कौन से चाइनीज पिलिग्रिम्स, पिलिग्रिम्स मतलब those who visited the holy places, तो ऐसे कौन से चाइनीज पिलिग्रिम थे जिन्होंने 4th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इंडिया की विजिट के लिए आए थे. फेहान वॉज अ चाइनीज पिलिग्रिम who visited the India in the beginning of a 4th century, यानी चाइनीज पिलिग्रिम्स जो इंडिया की विजिट पर आए थे 4th सेंचुरी में वो थे फेहान. Now we discuss next exercise. Answer the following question in a brief. Now we discuss the brief answers. Who is known to be the most powerful Chola king? Write what you know about them. यानी सबसे पावरफुल चोला किंग कौन थे और उनके बारे में थोड़ा बहुत हमें लिखना है. फर्स्ट आंसर, द मोस्ट पावरफुल चोला किंग वॉज अ कारिकाल, यानी सबसे पावरफुल चोला किंग जो थे वो कारिकाल थे. द प्रेजेंट डे रीजन्स ऑफ तिरुचिरापल्ली एंड थंजवुर इन तमिलनाडु फॉर्म द चोला किंगडम, यानी चोला किंगडम्स का
अभी करंटली जो हम बात करें तो तिरुचिरापल्ली और थंजवुर जो है वो पार्ट था. द चोलास एस्टैब्लिश देयर मेन कैपिटल इन उरेयूर नियर द तिरुचिरापल्ली which was famous for its cotton textiles and secondary capital, that's Kaveri Pattinam, which was a major trading port. यानी उस टाइम पर चोलास जो थे उनके दो कैपिटल थे, एक थे उरेयूर जो कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था और दूसरा था कावेरी पत्तीनम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यापारिक पोर्ट था. द एम्बलम ऑफ द चोला किंग वॉज अ टाइगर. यानी चोला किंग का एम्बलम जो था वो टाइगर था, यानी उसके फ्लैग पर हमें टाइगर की पिक्चर जो है वो देखने को मिलती थी. Karigal built the Kallanai Dam near the Tiruchar across a Kaveri river. It is considered to be the one of the oldest water regulatory structure in the world, which is still used. यानी सबसे पुराने वाटर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर जो है उनमें से एक कल्लानाई डैम पर हमें जो देखने को मिलता है वो है जो स्टिल यानी अभी भी वर्क कर रहा है, जो कावेरी रिवर्स पर सिचुएटेड है और कारिकाल ने बनवाया था. नाउ वी डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज हु वर द शक. यानी शक्स कौन थे. तो शक जो है वो एक डायनेस्टी का नाम है, तो हम अब शक डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे. द शक और द Scythians were originally nomadic tribes of Central Asia. यानी शक डायनेस्टी जो है वो nomadic tribes है, that means those who don't live a settled life and moving from one to another place, और वो Central Asia के थे. They invaded the northwestern part of Indian subcontinent and establishing the supremacy there after defeating the Indo-Greeks. यानी Indo-Greeks को defeating का मतलब होता है हराना. हराने के बाद शक डायनेस्टी जो थी एस्टैब्लिश सुप्रीमेसी यानी उन्होंने अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स पर अपना प्रभुत्व जमाया. They established themselves at the Takshila and the Mathura and ruled till the 4th century Common Era. यानी उन्होंने अपना एस्टैब्लिशमेंट जो है वो तक्षशिला और मथुरा यानी वो वहाँ सेटल हुए और 4th सेंचुरी तक उन्होंने रूल किया. Now we discuss the next question, question number 3. Question number 3. What is a Sangam literature? Now we discuss about the Sangam literature. Sangam refers to the three assembly of a poet from a Tamil presence in the Tamil Nadu and Kerala. यानी तीसरी असेंबली यानी तीसरी सभा का आयोजन किया गया. वहाँ पर से संगम के बारे में डिस्कशन जो है वो स्टार्ट हुए. वहाँ पर बहुत सारे पोइट्स को जो है वो बुलाया गया. तामिलकम यानी प्रेजेंस का तमिलनाडु और केरला का पार्ट जो है उस टाइम पर उसे तामिलकम कहते थे. हिस्टोरियंस are of the opinion that these poets meet in the Madurais to bring of their works in a Tamil between the approximately 500 BC and 300 BC. यानी हिस्टोरियंस के ओपिनियन उनके मत अनुसार ये पोइट्स जो मदुराई में मिले थे वो अपने साथ और जितना 500 और 300 BC के बीच में जो भी अप्रॉक्सीमेटली वर्क हुआ तमिल में और तमिल लैंग्वेज में लिटरेचर्स में वो अपने साथ लाए थे. The compositions of these ancient Tamil poets are collectively called a Sangam literature, and the period in which they were combined is called a Sangam age. यानी जो भी पोइट्स अपने साथ तमिल रिलेटेड जो भी हिस्ट्री लेकर आए थे या फिर जो भी लिटरेचर लेकर आए थे उन सबको मिलाकर एक खास तरह का लिटरेचर का आयोजन किया गया जिसका नाम रखा गया संगम लिटरेचर. और ये संगम लिटरेचर जिस एज यानी जिस टाइम ड्यूरेशन के दरमियान बना उसका नाम उन्होंने संगम एज रखा. A study of the Sangam text revealed that Tamil was a highly developed language. यानी संगम लिटरेचर और संगम टेक्स्ट के थ्रू हमें पता चलता है कि तमिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई और विकसित लैंग्वेज है. संगम लिटरेचर इज मोस्टली अबाउट द बैटल ऑफ हीरोइक डीड्स ऑफ द किंग एंड द सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ अ पीपल इन दोस टाइम. यानी संगम लिटरेचर जो है वो ज़्यादातर बैटल्स यानी जो वॉर लड़ी गई वो, फिर किंग के हीरोइक डीड्स के बारे में यानी किंग ने जो भी महान काम किए हैं उनके बारे में,
फिर उस टाइम पर लोगों की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ और रिलीजियस बिलीव्स जो थे उसको शो करता है. It is the form of Sangam literature that we get to know about the Cholas, the Cheras and the Pandyas. यानी संगम लिटरेचर्स के अंदर तमिलकम की जो मोस्ट 3 पावरफुल डायनेस्टीज थी, चोला, चेरा और पांड्या, उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स होती है. नाउ वी डिस्कस अवर क्वेश्चन नंबर 4. What is the Silk Route? Now we discuss about the most important route, that is the Silk Route. Chinese silk was a very popular among the Romans. यानी रोमन्स के बीच में चाइनीज सिल्क जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था. So traders transported a vast quantities of a Chinese silk and other items from China to Roman Empire. क्योंकि चाइना में सिल्क रूट जैसे ही हमने डिस्कस किया देखने को मिलता है, तो इस सिल्क रूट का नाम जो है वो इसीलिए रखा गया है ताकि चाइनीज़ सिल्क जो है वो रोमन्स में पॉपुलर था. तो वैसे ही चाइना का सिल्क जो है वो रोमन्स एम्पायर तक वास्ट यानी बहुत ज़्यादा क्वालिटी में जो था वो डिमांड में था और पहुंचाया भी जाता था. इसके अलावा दूसरी आइटम्स भी थी चाइना की जो बहुत ज़्यादा डिमांड्स में थी. दे यूज्ड अ लैंड रूट्स कटिंग अक्रॉस द सेंट्रल एशिया, यानी सेंट्रल एशिया को बीच से काटता हुआ एक रास्ता जो था वो जाता था. This land trade route used by traders to carry the Chinese products to Western Asia was known as the Silk Route. और ये जो सेंट्रल एशिया को काटता हुआ रास्ता जाता था उसे ट्रेड रूट्स यानी कि व्यापारिक रास्ता जो था लैंड का, जहाँ से चाइनीज़ प्रोडक्ट को कैरी कर कर वेस्टर्न एशिया तक पहुँचाया जाता था, उस रूट का नाम था सिल्क रूट. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5. Why the Buddhism split into 2 branches and what were these 2 groups? यानी बुद्धिज़्म जो था वो 2 ब्रांचेस में स्प्लिट यानी विभाजित क्यों हो गया और वो 2 ग्रुप्स के नाम क्या थे और what their beliefs. Let's we discuss about that. Buddhism split into 2 groups, Hinyan and Mahayan. The new groups came to be a Hinyan known as a Mahayan, the great vehicle, while the orthodox Buddhism is called the Hinyan or the lesser vehicle. यानी जो 2 ग्रुप्स हमें देखने को मिले, एक था हिनियन और दूसरा था महायान. तो उसमें महायान, महा का मतलब होता है ग्रेट और यान का मतलब होता है व्हीकल, और दूसरा जो ऑर्थोडॉक्स यानी जिसके पुराने बिलीव्स थे उसे हिनियन कहा गया, जिसे लेसर यानी हिन और यान मीन्स व्हीकल. द स्प्लिट्स हैपन ओवर द क्वेश्चंस of a worship of the Buddha as a god and a belief in a bodhisattva. यानी ये 2 जो स्प्लिट हुए उसके पीछे के रीजंस यही थे कि एक ग्रुप जो था वो मानता था कि भगवान बुद्ध जो है उनको एज अ गॉड पूजा जाए, पर हिनियन जो था वो ये मानता था, क्योंकि हिनियन के ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स थे कि भगवान बुद्ध जो है वो एक ग्रेट सॉल है, ना कि कोई गॉड है और ना कि आइडल की तरह उनको पूजना चाहिए. और दूसरा इशू था बोधिसत्व, यानी महायान जो था वो बोधिसत्व में बिलीव करते थे, पर हिनियन जो थे वो निर्वाह एक्सेप्ट करने में मानते थे. सो ये 2 तरह के ग्रुप्स और ये उनके बिलीफ की वजह से बुद्धिज्म जो है उसके हमें 2 ग्रुप्स देखने को मिलते हैं. Last question. Answer the following questions in detail. So we discuss now a detailed questions answer. The first one is, why was Yuan Sang called the Prince of Pilgrims? यानी यूएन सांग जो थे उनको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स क्यों कहा जाता था? हाउ डू ट्रैवल्स हेल्प अस इन स्टडी दिस पीरियड? और ट्रैवलर्स जो है वो हमें इस मतलब इंसेंस टाइम की ये जो भी इंफॉर्मेशन और जो हमने पूरा चैप्टर्स डिस्कस किया उसकी स्टडी करने में हमें किस तरह से हेल्प करते हैं. तो लेट्स वी डिस्कस दैट. यूएन संग वॉज अ चाइनीज मंक एंड स्कॉलर्स, यानी यूएन संग जो थे वो चाइनीज मंक और एक स्कॉलर मीन्स विद्वान थे. ही केम टू इंडिया द 7th century कॉमन एरा इन द सर्च ऑफ अ सेक्रेड बुद्धिस्ट लिटरेचर. यानी उनकी इंडिया आने की मेन रीजन जो था वो बुद्धिस्ट लिटरेचर्स यानी पवित्र बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है उसको फाइंड करना या फिर सर्च करना, जो 7th century के आसपास आए थे. ही इज़ नोन एज द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, और
क्योंकि वो इंडिया में बहुत सी जगह पर विज़िट किए थे और भी जगह पर गए थे, इसीलिए उसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। पिलग्रिम्स का मतलब होता है कि दोज हु visit a holy places. He traveled all over the India and visited the place connected with the life of a Buddha, such as Kapilvastu, Varanasi, Gaya and Kaushinagar. मैंने पहले ही जैसे कहा कि वो इंडिया में बहुत सी जगह उन्होंने ट्रैवल्ड किया, तो वैसे ही वो बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे वो उन्होंने विजिट किए, जैसे कपिलवस्तु, वाराणसी, गया और कौशीनगर. नाउ वी डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन. Write a note on a Sangam age. Now we have to write the short note on a Sangam age. Sangam refers to as three assembly of poets from a Tamilkam, present day Tamil Nadu and the Kerala. यानी संगम एज जो के टाइम पर संगम एज को बनाने से पहले एक खास तरह की थर्ड असेंबली और तीन असेंबली का आयोजन किया, जिसके अंदर तमिलकम के बहुत सारे पोइट्स जो है उनको बुलाया गया. हिस्टोरियंस are the opinion that these poets meet in the Madurais to bring out their work in a Tamil between approximately 500 and 300 BC. यानी 500 और 300 BC के बीच में तमिल के अंदर जो भी वर्क हुआ हो वो सारा पोइट्स जो है वो अपने साथ कलेक्ट करके मदुराई ले आए, ऐसा हिस्टोरियंस का ओपिनियन है. The compositions of these ancient Tamil poets are collectively called the Sangam literature, and the periods in which they were campaigned is called a संगम एज. यानी इन सभी पोइट्स के जो भी वर्क था उन सबको कंबाइंडली और कलेक्ट करके एक खास तरह का लिटरेचर्स का बनाया गया, जिसका नाम रखा गया संगम लिटरेचर. संगम का मतलब ही होता है इकट्ठा करना या फिर कलेक्शन. और ये संगम लिटरेचर जिस टाइम के ड्यूरेशन के दरमियान बनाया गया उसे संगम एज कहा गया. A study of संगम टेक्स्ट revealed that the Tamil was a highly developed language. कि संगम टेक्स्ट जो है और संगम लिटरेचर जो है वो हमें एक चीज़ बताता है कि तमिल लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा विकसित और बहुत ही डेवलप्ड लैंग्वेज है. संगम लिटरेचर इज mostly about the battles, heroic deeds of a king and the social, political, economic and religious life of a people on those time. यानी संगम लिटरेचर जो है वो ज़्यादातर हमें वॉर्स के बारे में, किंग्स के किए गए महान कार्यों के बारे में और उस टाइम के लोगों की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ जो है वो दर्शाता है. It is a form संगम literature that we get to know about Chola, Cheras and Pandyas. यानी तमिलकम की जो मोस्ट थ्री पावरफुल डायनेस्टीज थी, चोला, चेरा और पांड्यास, उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी हमें संगम लिटरेचर्स के थ्रू ही मिलती है. नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वर द इंडो ग्रीक्स एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर रूल इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया. यानी इंडो ग्रीक रूलर्स कौन थे और उनका हमारी हिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है. लेट्स वी डिस्कस दैट. Indo-Greeks or Bactrian Greeks, as they ruled Bactria, modern नॉर्थ अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान जो है उसे एंशिएंट टाइम पर बक्तेरिया कहा जाता था. वेयर द फर्स्ट टू इन्वेडेड द नॉर्थ इंडिया, यानी इंडो ग्रीक्स जो थे वो भारत में आने वाले और इन्वेडेड यानी भारत में जिसका आगमन हुआ बाहर से वो पहले थे जो नॉर्थ इंडिया साइड आए. इंडियन art was influenced by Greek art and style lead to the developments of गांधार स्कूल ऑफ आर्ट. तो इंडो ग्रीक्स का हमारे ऊपर क्या देखने को मिला कि इंडियन आर्ट्स जो है यानी भारतीय कला जो है उसके अंदर ग्रीक कला का इन्फ्लुएंस देखने को मिला. इसका रिजल्ट ये आया कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो डेवलप्ड हुई. This was a mixture of Indian and a Greek style of art. The images of a Buddha and a Bodhisattva displayed the distinct Greek style. यहाँ पर जो है वो हमें इंडियन और ग्रीक स्टाइल का जो है वो मिक्सचर देखने को मिला यानी आर्ट के अंदर, जिसमें बुद्धा और बोधिसत्व को डिस्प्ले यानी शो करते डिस्ट्रिक्ट यानी अलग अलग तरह की ग्रीक स्टाइल जो है उसका यूज़ किया जाता था. द इंडो ग्रीक्स वेर द अर्लीस्ट रूलर्स टू माइंड द गोल्ड कॉइन्स विद देयर पोर्ट्रेट्स. यानी वो पहले थे जिन्होंने इंडिया में जो है वो गोल्ड कॉइन्स को माइंड किया था.
Question number 4. Discuss the Silk Route and its importance. So now we discuss about again Silk Route and its important. चाइनीज सिल्क वॉज अ वेरी पॉपुलर अमंग द रोमन्स, यानी रोमन्स के बीच में चाइनीज सिल्क जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था. सो ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टेड अ वास्ट क्वांटिटीज ऑफ अ चाइनीज सिल्क एंड अदर आइटम्स फ्रॉम चाइना टू रोमन एम्पायर. क्योंकि रोमन्स में चाइनीज़ सिल्क की बहुत डिमांड्स थी, इसी की वजह से चाइनीज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी वास्ट यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में सिल्क जो है वो रोम को एक्सपोर्ट करते थे. इसके अलावा अदर आइटम्स भी जो थी वो रोम को प्रोवाइड करते थे. They use a land routes cutting across the Central Asia, and this land trade route used by traders to carry the Chinese product to Western Asia was known as the Silk Route. और सेंट्रल एशिया को काटता हुआ एक रास्ता लैंड रूट जाता था. यही लैंड रूट्स का यूज़ जो थे वो चाइनीज़ अपनी प्रोडक्ट्स को वेस्टर्न एशिया तक ले जाने के लिए यूज़ करते थे, और इसी रास्ते का नाम था सिल्क रूट. द सम इंडियंस kings who had their kingdoms access to the silk routes began to tax the traders as the passed through the Indian kingdom. यानी कुछ भारतीय राजा जो थे उनके हिस्से में जो सिल्क रूट का पार्ट आता था, यानी सिल्क रूट अगर उनके राज्य में से पास हो रहा है तो बिगन यानी उन्होंने उस रास्ते से पास होने के लिए ट्रेडर्स यानी व्यापारी से जो है वो टैक्स लेना शुरू कर दिया. इन रिटर्न द इंडियन किंग assured them full protection from robbers and bandits. यानी लुटेरे और डाकुओं से बचाने के लिए प्रोटेक्शन, यानी ये जो किंग्स थे इंडियन किंग्स जिन्होंने अपना रास्ते में और अगर सिल्क रूट उसके किंगडम में से पास होता है तो टैक्स लेना शुरू किया, तो वो उस टैक्स के बदले जो ट्रेडर्स थे उनको प्रोटेक्शन देते थे कि ताकि उनको रॉबर्स और बैंडिट्स जो है वो परेशान ना करें. The Kushan's king Kanishka controlled the branches of this route that extend from Central Asia to Takshila to the seaport at the mouth of the river Indus, from where the silk was shipped westwards to the Roman Empire. यानी ऐसे ही थोड़ा पार्ट जो है वो कनिष्क थे, जो कुशन किंग थे, वो कंट्रोल करते थे ये सेंट्रल एशिया का रूट जो तक्षशिला से होकर सीपोर्ट यानी सीपोर्ट से माउथ यानी इंडस रिवर के मुख्य प्रदेश तक जाता था, और वहाँ से वो जो है रोमन एम्पायर को प्रोवाइड किया जाता था. लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड बुद्धिज्म स्प्रेड इन दिस पीरियड. यानी बुद्धिज्म इस एंशियंट टाइम पर किस तरह से स्प्रेड हुआ, या फिर स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म जो है वो हमारा टॉपिक, बस हम वही डिस्कस करेंगे. Kanishk and the Kushan king was a followers of Buddhism. यानी कनिष्क वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कुशन किंग जो थे वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे. He also took an interest in the religious debates of his time. He was during his reign the fourth Buddhist council was held. यानी कनिष्क जो थे वो बुद्धिज़्म की और रिलीजियस डिबेट्स यानी जहाँ पर रिलीजन्स के बारे में डिस्कस किया जाता हो ऐसी डिबेट्स में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, और अपने रेन यानी अपने शासनकाल के दरमियान उन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है उनका आयोजन किया. सो मिशनरी एक्टिविटीज़ हैड ऑलवेज बिन इनकरेज्ड बाय बुद्धिज़्म. मिशनरीज यानी बौद्धिज़्म को प्रचार करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ है वो बौद्धिज़्म में हमेशा सराही गई है. सो बुद्धिस्ट monks had traveled far and wide in India, Sri Lanka, Central Asia, carrying the message of Buddha. और मिशनरी वर्क के अंतर्गत ही बुद्धिस्ट मंक जो थे वो वाइल्ड इंडिया यानी इंडिया में बहुत सारी जगह घूमे, इसके अलावा श्रीलंका में, सेंट्रल एशिया में, और बहुत सी जगह है जहाँ पर वो बौद्धिज़्म का और भगवान बुद्ध का मैसेज लेके प्रचार कर रहे थे. महायान बुद्धिस्ट too played an active role spreading their beliefs throughout the central, south and southeast Asia. यानी एज कम्पेयर टू हीनयान, महायान बौद्धिस्ट फॉलोअर्स जो थे उन्होंने अपने बिलीव्स को स्प्रेड करने में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रोल किया था, और उन्होंने सेंट्रल, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में जो है वो बौद्ध धर्म को प्रचार किया था. विद दिस वी आर एंडिंग आवर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑल्सो.